फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल ग्लो लाइफ स्टडी। आज इस वीडियो में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। और इसका सेकंड चैप्टर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है। इसका फर्स्ट पॉइंट यह है कि यह सिद्धांत 5 उपसहसंयोजन संख्या के जटिल यौगिकों के बनने को स्पष्ट नहीं करता। मतलब जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है वो 4 नहीं 5 उपसहसंयोजक जो संख्याओं से बना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है उसको स्पष्ट नहीं करता है। सेकंड पॉइंट देख लीजिए इसका, यह जटिल यौगिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्पेक्ट्रा को भी स्पष्ट नहीं करता है। और थर्ड पॉइंट है, यह सिद्धांत केंद्रीय धातु परमाणु के कक्षकों को महत्व देता है तथा लिगैंड के कक्षकों को महत्व नहीं देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सेंट्रल मेटल आयन के कक्षकों को, यानी कि जो सेंट्रल मेटल आयन के जो कक्षक होते हैं उनको महत्व देता है, लाइगेंड्स के नहीं। फोर्थ पॉइंट देख लीजिए, यह सिद्धांत भीतरी तथा बाह्य कक्षक जटिल यौगिकों के विषय में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उसकी भीतरी और बाह्य कक्षक जटिल यौगिकों के विषय में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं देता है। फिफ्थ पॉइंट देख लीजिए इसका, यह सिद्धांत एक ही धातु के विभिन्न जटिल यौगिकों के भिन्न भिन्न आकारों के विषय में कोई स्पष्ट या विशेष स्पष्टीकरण नहीं देता है। कुछ यौगिकों में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन हुन के नियम के विपरीत युग्मित होते हैं, जबकि कुछ अन्य यौगिकों में इलेक्ट्रॉन विन्यास प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, अब इसका हम सिक्स्थ पॉइंट देख लेते हैं। देखिए सिक्स्थ पॉइंट क्या है, क्या कह रहे हैं। यह सिद्धांत स्पष्ट नहीं करता है कि कोई 4 उपसहसंयोजक संख्या मुक्त जटिल यौगिक चतुष्फलकीय होगा या समतल वर्गाकार होगा। मतलब हम ये नहीं देख सकते कि अगर 4 उपसहसंयोजक संख्या वाला कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है चतुष्फलकीय जो होता है, ये डिपेंड नहीं करता कि अगर 4 उपसहसंयोजक संख्या है तो आप ये नहीं पता कर सकते कि वो जटिल जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो चतुष्फलकीय होगा या समतल वर्गाकार होगा। 7 पॉइंट देख लीजिए, यह सिद्धांत अभिक्रिया के वेग तथा इनकी क्रिया विधि की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, 8th पॉइंट है, यह जटिल आयनों के रंगों के विषय में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है। ये तो नॉर्मली थ्योरी हो गई जो आप अच्छे से समझ भी सकते हो। यह सिद्धांत डी कक्षकों के विभक्त होने के विषय में कोई जानकारी नहीं देता है। 10 पॉइंट, यह सिद्धांत सममित जटिल यौगिकों में किसी प्रकार की विकृति का स्पष्टीकरण नहीं करता। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसका सेकंड टॉपिक क्या है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं क्या है। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। सबसे पहले इसका देख लेते हैं, मेन पढ़ाऊंगी आगे। अभी आप देख लेते हैं मतलब सही से क्या है। यह सिद्धांत एच बेथे यानी कि एच बेथे तथा वी ब्लैक 1931 और 1935 ने दिया था। इस सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। इसकी जो विशेषताएं हैं अब वो देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट है, जटिल यौगिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम या आयन तथा लिगैंड के बीच का बंधन विशुद्ध रूप से आयनिक होता है। सेकेंड पॉइंट इसका देख लीजिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम क्या होती है, धनावेशित होता है। ठीक है, जिसका आवेश इसकी ऑक्सीकरण अवस्था के बराबर होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, सेंट्रल मेटल एटम आयन लिगैंड के द्वारा घिरा रहता है। लाइगैंड में किसी एक एटम के पास कम से कम एक एकांक के इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। फोर्थ पॉइंट देख लीजिए, लाइगैंड आवेशित बिंदु होते हैं जो कि ऋण आवेशित आयन जैसे Cn नेगेटिव, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, NO2 नेगेटिव इत्यादि या उदासीन अणु जैसे NH3, H2O2, CO इत्यादि होते हैं। ठीक है, ऋण आवेशित आयन या द्विध्रुव का ऋणात्मक परमाणु जैसे NH3 में N परमाणु या H2O में O परमाणु सेंट्रल मेटल आयन की ओर अट्रैक्टिव होते हैं।
फिफ्थ पॉइंट देख लीजिए, सेंट्रल मेटल आयन एंड लाइगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स के बीच अप्रतिकर्षण होता है, जिसके फलस्वरूप केंद्रीय धातु आयन के डी ऑर्बिटल्स का विखंडन होता है। ठीक है, और सिक्स्थ पॉइंट देख लीजिए, लाइगेंड सेंट्रल मेटल आयन के डी ऑर्बिटल को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। यह प्रभाव इनकी संख्या सेंट्रल मेटल आयन के चारों ओर और इनकी अवस्था तथा लाइगेंड की प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है, आपको यहाँ से सही दिख रहा होगा। यह सभी कारक क्रिस्टल फील्ड को निर्धारित करते हैं, और इसकी तो नॉर्मल से जिस तरह आप देगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके नॉर्मल सी मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, क्योंकि मैंने ये तो थोड़ा इंट्रोडक्शन के हिसाब से आपको बताया था कि पॉइंट्स क्या होते हैं इसके। अब मेनली मैं आपको बताऊंगी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती क्या है। ठीक है, अब आपका मेन पॉइंट आता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को समझने के बाद ही वो पॉइंट आपको सही से समझ आएंगे, लेकिन आपने जैसे पढ़ लिए हैं और स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आप उसको बाद में भी पढ़ सकते हो। तो देखते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है। देखिए, सबसे पहले ये क्या है, ये मेटल है, पूरा कॉम्प्लेक्स है, और इसके चारों तरफ क्या लगे हुए हैं, लाइगेंड्स लगे हुए हैं, यानी कि एक मेटल को 4 लाइगेंड्स ने घेरा हुआ है। और इसी के बारे में हम देखते हैं अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कैसे इस पर अप्लाई होती है और कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। इस थ्योरी का प्रतिपादन एच ब्रीथे तथा वी ब्लैक ने किया था और 1931 और 1935 में दिया था। ठीक है, आयनिक क्रिस्टलों के लिए प्रतिपादित किए जाने के कारण इसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहा जाता है, क्योंकि यह आयन क्रिस्टलों के लिए प्रतिपादित किया जाया था, तो इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी मुख्यतः रूप से केंद्रित धातु आयन, सेंट्रल मेटल आयन के डी ऑर्बिटल तथा उसके चारों ओर उपस्थित लाइगेंड के रिलेशन को प्रदर्शित करता है। यानी कि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, अभी तक हमने कॉम्प्लेक्स पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स में मेटल लाइगेंड्स पढ़े थे, लेकिन इस बार ये इसमें इनके रिलेशन को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। मेटल आयन में सभी 5d ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी रखते हैं। यानी कि मैं आपको बता दूं, जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो सब क्या रखते हैं, इक्वल एनर्जी रखते हैं। जब लाइगेंड मेटल आयन के पास पहुंचते हैं तो लाइगेंड के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करते हैं। थर्ड पॉइंट, जिससे डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है। इक्वल एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल भिन्न एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल के ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। अब देखते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होता है। ठीक है, इसमें आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि डी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले ये क्या है, यहाँ पे एनर्जी लेवल है, और ये यहाँ पर क्या है, ये डी ऑर्बिटल्स है। और इसके बाद जब इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, वो क्या होगा कि इसकी एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी, और एनर्जी लेवल बढ़ने के बाद ये क्या होंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ईजी ऑर्बिटल है, और यहाँ पे क्या है, T2G ऑर्बिटल्स है, जिसके नाम मैंने नीचे लिख दिए हैं, DXY, DYZ, DXZ और DX2Y2 एंड DZ2। और ये देख लीजिए, ये 5 ऑर्बिटल्स हैं, उनके डी ऑर्बिटल्स के 5 पार्ट्स हैं जो इक्वल एनर्जी रखते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, थोड़ा समझ आ जाएगा। मेटल आयन के 5 इक्वल एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल के निकट लाइगेंड के पहुंचने से विभिन्न एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स के समूह में विभाजन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहलाता है। ठीक है, यानी कि आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ये डी ऑर्बिटल्स होते हैं, इनका जो विखंडन हो जाता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, वही क्या कहलाता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहलाता है। चलिए इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की मुख्य विशेषताएं पोस्टुलेट निम्नलिखित है। फर्स्ट है, कॉम्प्लेक्स संकुल निर्माण में प्रयुक्त लिगेंड ऋणायन तथा F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव इत्यादि हो सकते हैं, या उदासीन जैसे NH3 भी हो सकते हैं। मतलब जो मेटल्स मैंने आपको दिखाई थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, वो ज़रूरी नहीं लाइगेंड्स नेगेटिव ही हो, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो देखिए सेकंड पॉइंट, यह संकुल कॉम्प्लेक्स सेंट्रल मेटल आयन तथा उसके घिरे हुए लिगेंडों का ग्रुप होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, कॉम्प्लेक्स निर्माण के समय लिगेंड अपने ऋणात्मक सिरे की ओर से मेटल आयन की ओर अग्रसर होता है।
इनके मेटल आयन की ओर अग्रसर होता है लाइगेंड कॉम्प्लेक्स निर्माण करते समय। फोर्थ पॉइंट है लिगेंडों के केंद्रीय धातु आयन की ओर अग्रसर होने पर मेटल आयन के डी ऑर्बिटल में एनर्जी में वृद्धि हो जाती है। जब सेंट्रल मेटल आयन की ओर आते हैं मेटल आयन यानी कि डी ऑर्बिटल्स आते हैं लाइगेंड्स के, तो क्या होता है, डी ऑर्बिटल्स एनर्जी में क्या होती है, एनर्जी में वृद्धि हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट है डी ऑर्बिटल की एनर्जी में वृद्धि होने के कारण डी ऑर्बिटल भिन्न भिन्न ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। सो आई होपफुल कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा या आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।